गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 8 फरवरी 2026 पेपर 1 का सीडीपी सेक्शन। निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों को ट्रेडिशनल जेंडर रोल के अनुरूप प्रोत्साहित करना? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना? बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को विशिष्ट जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना 3 नंबर सही है। या मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटी और इंटरेस्ट अपना लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। फॉर्मेटिव असेसमेंट एज्यूम दैट रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है? गलत। केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देता है? नहीं, इसमें गुणात्मक भी होना चाहिए। गलत है। गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक है? गलत है भाई, सहायक होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अभिकथन ए, शिक्षकों को स्कैफोल्डिंग के रूप में बच्चे को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध कराने चाहिए। सही है, बिल्कुल कराने चाहिए। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीन पियाजे का मानना नहीं था, ये लेव वाइगोस्की का मानना था। ठीक है, ये गलत है। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। ऑप्शन नंबर 3। इन इंक्लूसिव क्लासरूम द कैरिकुलम शुड बी एंड इंस्ट्रक्शंस शुड बी। देखो, ये जापान का बच्चा भी आसानी से बता देगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम की बात किया जा रहा है। कैरिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इंस्ट्रक्शन डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद के जीवन में उसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। डेवलपमेंट माइलस्टोन नहीं होगा, डेवलपमेंटल टास्क नहीं होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। इसका सही आंसर है सेंसिटिव पीरियड। और सेंसिटिव पीरियड में क्या होता है? सेंसिटिव पीरियड में क्या होता है कि बाल विकास का वह विशेष चरण जब बच्चा किसी विशेष कौशल जैसे भाषा, सामाजिक व्यवहार सीखने के लिए सबसे अधिक सक्षम और प्रगतिशील होता है। सेंसिटिव पीरियड में आपका फास्ट लर्निंग होता है, फास्ट लर्निंग। ठीक है, फास्ट लर्निंग से क्या होता है? यहाँ पे मैक्सिमम लर्निंग एंड मिनिमम एफर्ट। ठीक है, इस अवधि में बच्चे का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। वह बिना किसी तनाव या रट्टा मारे खेल खेल में बहुत कठिन चीज़ें से भाषा आसानी से सीख लेता है। अगर यह समय निकल जाए तो उसी चीज़ को सीखने के लिए दोगुनी मेहनत और समय लगता है। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलिस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ पैर की तुलना में टांग और बाँह तेजी से बढ़ते हैं।
तो जापान का बच्चा बताएगा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रेशन नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा। सेफेलोकॉडल में क्या होता है, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है, हेड टू टो, ठीक है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल में क्या होता है कि सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है। आंसर हो गया प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। ये इसलिए होता है क्योंकि टांग और बांह सेंट्रल के पास होता है, ठीक है, सेंट्रल के पास होता है। तो सेंट्रल के पास वाला पहले विकसित होगा, उसके बाद फिर आउटवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग सहायक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग सहायक है, एनालॉजिकल थिंकिंग सहायक है, रिस्पॉन्स सेट यही बाधा डालता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अनुक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। इसका मतलब है कि किसी नई समस्या को हल करने के लिए पुरानी आदतों या एक ही तरीके पर अड़े रहना। जब बच्चा एक ही तरीके से सोचने का आदी हो जाता है तो वह नए और बेहतर तरीके नहीं सोच पाता, इसलिए वह समस्या समाधान में रुकावट है। यह रचनात्मक लीक से हटकर समस्या समाधान को रोकता है, ठीक है। अभिकथन ए, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है, सही है। कारण आर, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। देखो, सिर्फ मैं किताबी ज्ञान हासिल कर लूँ, ठीक है, जैसे मुझे खाना बनाना है तो सबसे पहले मैंने किताब से उस खाने के बारे में रेसिपी जाना, ये सारा रेसिपी लगेगा खाना बनाने के लिए। जब तक मैं उस चीज़ को, उस प्रोसेस को मैं फिज़िकली, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, फिज़िकली बनाऊँगा नहीं, ठीक है, तो ये जो लर्निंग है ये पक्का नहीं होएगा। और ये आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, जब तक आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लोगे, जब तक ये आपके एक्सपीरियंस से नहीं जुड़ेगा, तब तक ये आपके इस क्षेत्र में नॉलेज पक्का नहीं होगा, ठीक है। और जब आप इस चीज़ को एक बार सीख जाओगे तो सीखने और उपयोग करने के तरीकों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत से इस चीज़ को तैयार किया हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर इसे पढ़ें। बच्चे का सीखना सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति के माध्यम से होता है, जिसमें परिवार, साथियाँ, वयस्क और स्कूल का सहयोग शामिल है। जब कोई बच्चा अकेले किताब पढ़ रहा होता है तब भी वह समाज द्वारा बनाई गई भाषा और विचारों से जुड़ रहा होता है, इसलिए अधिगम हमेशा एक सामाजिक संदर्भ का ही हिस्सा होता है। ज्ञान कोई ऐसा खाली बक्सा या निर्जीव चीज नहीं है जिसे बस एक दिमाग से दूसरे दिमाग में ट्रांसफर कर दिया जाए, बल्कि ज्ञान उस परिस्थिति, माहौल और अनुभव से गहराई से जुड़ा होता है जहाँ से उसे प्राप्त किया गया है। उदाहरण के लिए, आप कोई जटिल डिश जैसे शाही पनीर बनाना सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ किसी किताब से सामग्री या रेसिपी पढ़ लेते हैं तो वह ज्ञान अधूरा है। लेकिन जब आप असल में रसोई में खड़े होते हैं, मसालों का सही अंदाज़ा लगाते हैं और ग्रेवी के रंगों को देखकर या खुशबू से उसके पकने की पहचान करते हैं, तब आप असल में सीखते हैं। यहाँ आपका सैद्धांतिक ज्ञान, जो रेसिपी था, आपके व्यवहारिक अनुभव और माहौल पकाने की प्रक्रिया के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। आप ज्ञान को उस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते जिसके माध्यम से उसे सीखा या लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर असर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। स्टूडेंट विथ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन सेट
महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही तय करते हैं। ऐसे बच्चे का कंसंट्रेशन हमेशा सीखने में रहता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं। नहीं। असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं। नहीं। डर और शर्म से प्रेरित माध्यम लक्ष्य तय करते हैं। नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का लक्ष्य महारत हासिल करना होता है, उनका ध्यान विषय को गहराई से समझने पर होता है। वे सिर्फ पास होने, इनाम पाने या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ते। वे अपना क्षमता के अनुसार यथार्थवादी लक्ष्य बनाते हैं ताकि वे रोज कुछ नया सीख सके। Which of the following is an effective strategy for teaching children with autism? स्वालीनकरण विकार से जूझ रहे बच्चे को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना। नहीं। किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग गलत है। अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। हाँ, बच्चे को मेंटेनिंग ए प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, ऐसे बच्चे ये पसंद करते हैं। सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं करना है। इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। स्वालीनकरण विकार वाले बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और अक्सर अप्रत्याशित परिवर्तनों के साथ संघर्ष करते हैं। जब उनकी दैनिक दिनचर्या सख्त, संरचित और अनुमानित होती है तो वे सुरक्षित, शांत महसूस करते हैं और सबसे अच्छा काम करते हैं। जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक विकसित कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल लॉजिकल रीजनिंग ये फॉर्मल ऑपरेशनल में होता है। सिंबॉलिक थिंकिंग ये प्री ऑपरेशनल में होता है। सेंट्रेशन ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, हाँ ये होता है। वस्तु अस्थायित्व, 3 नंबर सही हो जाएगा इसका। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही के बारे में पूछा जा रहा है। विकास वृद्धि का पर्याय है। गलत। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। नहीं, बिल्कुल गलत। विकास बिना किसी पैटर्न और अनियमित तौर पर प्रकट होता है। बिल्कुल नहीं। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। सही है। क्या होता है? डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। एसर्शन ए, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए, उसके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एसर्शन सही है। कारण देखते हैं, रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। दोनों सही है। दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक, इनर स्पीच क्या है? तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। बिल्कुल सही है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। बाधा नहीं डालती है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। ये बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है। गलत। जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है। गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रिज से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस कथन पे ध्यान देना। इस सवाल के जवाब में
4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? 2 नंबर तो होगा नहीं, ये तो पियाजे का कॉन्सेप्ट है। कॉन्वेंशनल तो है नहीं, और पोस्ट कॉन्वेंशनल सबसे लास्ट स्टेज होता है। प्री कॉन्वेंशनल होगा, ठीक है। और प्री कॉन्वेंशनल में भी अगर इसका लेवल अप कर दिया जाए तो स्टेज 1, स्टेज 1। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सबसे निचला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर के चरण 1 आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखीकरण में छोटे बच्चे विशुद्ध रूप से दंडित होने के डर से नियमों का पालन करते हैं, ठीक 4 साल की मीरा की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोजने की आवश्यकता होती है? बताओ जरा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किताब में जो डेफिनेशन दिया हुआ उसे रट कर बताना। गलत है। आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं? ये भी गलत है। संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या है? ये भी गलत है। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? यहाँ पर बच्चे अपने शब्दों में लिखेंगे तो उनका क्या होगा? क्रिएटिव सॉल्यूशन जनरेट होगा। ऑप्शन नंबर 4 में बच्चे अपने क्रिएटिव सॉल्यूशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? क्रिएटिव सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्रिएटिव सॉल्यूशन को दिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड बाय। छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर सही है। अधिसंज्ञान जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं को हतोत्साहित करके गलत है। प्रोत्साहित करना है ना, सहयोग को हतोत्साहित करके गलत हो गया। सहयोग को बढ़ाना है भाई, हतोत्साहित नहीं करना है। छात्रों को रटने का पूर्वाभ्यास कराने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में। देखो एक चीज़ आप जान लीजिए, बच्चे जो भी व्यवहार रिफ्लेक्ट करते हैं, जो भी व्यवहार दिखाते हैं, वो व्यवहार एबनॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। वो व्यवहार क्या होता है? एबनॉर्मल नहीं होता है, अनकॉमन नहीं होता है। वो क्या होता है? नॉर्मल होता है और कॉमन होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? अरे भाई यह समायोजन दे दिया है। समायोजन का मतलब जानते हो क्या होता है? एकोमोडेशन होता है, ठीक है। एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन। और एसिमिलेशन क्या होता है? समावेशन, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखो, जब भी ऐसा रहे ना तो आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखिएगा। ए चाइल्ड लर्न्स अ न्यू वर्ड फ्रॉम ए फैमिलियर ऑब्जेक्ट। बच्चे परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। मुझे तो पहले से पता है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन हम नया शब्द सीख रहे हैं। ये एकोमोडेशन को दर्शा रहा है। 1 नंबर जो हो जाएगा वो एकोमोडेशन हो जाएगा, ठीक है।
और एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नया स्कीमा को ऐड किया है, ठीक है, जानवर में। तो ये हो गया एसिमिलेशन। इसका राइट आंसर दोनों हो गया, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बच्चे अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखते हैं, गलत। बच्चे पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखते हैं, गलत। इस क्वेश्चन का दोनों आंसर है, 1 और 2 दोनों आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है। ये इंग्लिश में एसिमिलेशन समावेशन के बारे में पूछ रहा है और हिंदी में समायोजन मतलब एकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर ऐसा रहे तो आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। प्याजे के समावेशन का अर्थ है नई जानकारी लेना और उस स्कीमा को बदले बिना सीधे मौजूदा स्कीमा में फिट करना। बच्चे पहले से ही एक कुत्ता का उपयोग करके जानवर के स्कीमा को जानता है। एक बिल्ली को देखना और आसानी से उसे उसी जानवर श्रेणी में जोड़ना समावेशन है, ठीक है। एकोमोडेशन को समायोजन कहा जाता है। समायोजन वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने मौजूदा मानसिक संरचनाओं, जिसे स्कीमा कहते हैं, में बदलाव करता है या पूरी तरह से नए संरचनाएं बनाता है, क्योंकि नई जानकारी या अनुभव उसके सोचने के वर्तमान तरीके में फिट नहीं बैठ पाते। निम्नलिखित में से कौन से कौशल का उपयोग पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता? रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में थोड़ा सा जान लो। यह एक संवेदात्मक और सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जिसका उपयोग छात्रों की पठन समझ और आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षक और छात्र मिलकर काम करते हैं। इसके तहत छात्र छोटे समूहों में बारी बारी से शिक्षक की भूमिका निभाते हैं और पाठ का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा प्रिडिक्टिंग करना सीखते हैं और क्या सीखते हैं, क्वेश्चनिंग करना, और क्या सीखते हैं, क्लैरिफाई करना, और क्या सीखते हैं, समराइज करना। समराइजिंग करना सीखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन किया जाता है, मेमोराइज को नहीं करते, ये चीज, ये रटना, ठीक है, ये हो जाएगा सही, 2 नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट टॉक अबाउट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। तो किसके बारे में बात करता है? डिसकंटिन्यूअस नेचर, बिल्कुल नहीं बात करता डिसकंटिन्यूअस नेचर के बारे में। लीनियर नेचर, बिल्कुल नहीं। मल्टीपल डायमेंशन, बिल्कुल नहीं। ये होता है ऑर्डरली सीक्वेंस, व्यवस्थित क्रम। पहले बच्चा रेंगना सीखता है, फिर बच्चा जो है पैर में बैलेंस बनाकर खड़ा होना सीखता है, ठीक है। फिर बच्चा धीरे धीरे वॉक करना सीखता है, फिर बच्चा दौड़ने सीखता है, ठीक है, इस तरह से। शीर्षगामी सिद्धांत यह साबित करता है कि जैविक विकास रैंडम नहीं है, यह सिर से नीचे पैर के अंगूठे तक सख्त, व्यवस्थित और पूर्वानुमानित क्रम का पालन करता है। उदाहरण के लिए चलना सीखने से पहले एक शिशु सिर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन ए। एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। रीजन क्या हो गया? समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों की जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद करने में मदद करती है। दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का सही कारण बता रहा है। शिक्षक को नए विषयों को उसके नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए जो बच्चे पहले से जानते हैं। उसे मानसिक स्कीमा का निर्माण होता है। जब मस्तिष्क
पुराने और नए ज्ञान के बीच समानताएं खोजता है तो नई जानकारी अधिक समय तक याद रहती है और बेहतर ढंग से समझ में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग? सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है? प्रोविजनिंग ऑफ इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, ये तो करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का माहौल, गलत है, नहीं करना चाहिए। करने और प्रयोग करने के अवसर, बिल्कुल करना चाहिए। पाठ्यक्रम स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम, ये भी गलत है। तो सही हो जाएगा 1 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंखों के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? इसमें होता है, बताओ। डिसलेक्सिया में होता है? नहीं, ये तो रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। डिसकैलकुलिया नहीं, ये कैलकुलेशन से। ये भाषा विकार से संबंधित है। डिस्फ्रेजिया भाषा से संबंधित है। और डिस्प्रेशिया होगा गति समन्वय वैकल्य, यही होगा डिस्प्रेशिया। 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। डिस्प्रेशिया एक विशिष्ट मोटर कौशल विकार है जिसमें बच्चों का अपने शरीर की मांसपेशियों पर पूरी कंट्रोल नहीं होता। इससे उसे चलने में, संतुलन बनाने में, हाथ आंख का तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत होती है। शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम डैश वाइल इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन। बाहरी प्रेरणा डैश से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश पर आधारित है। देखो, बाहरी प्रेरणा जो होता है वो अप्रूवल ऑफ अदर, दूसरों की सराहना पर डिपेंड करता है। और आंतरिक प्रेरणा जो होता है, ये इंट्रिंसिक जो होता है, वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। पहले अप्रूवल ऑफ अदर और देन पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, यही तो सही लग रहा है। प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार पैटर्न, गलत है। विलंबित गति और भाषा कौशल, गलत है। और मिजाज में उतार चढ़ाव, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एडीएचडी से पीड़ित बच्चों की मुख्य परेशानी यह होती है कि वे एक जगह शांत से टिक कर नहीं बैठ सकते, उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। इसके अलावा वे बहुत आवेगी होते हैं, यानी बिना सोचे समझे या बिना परिणाम के प्रवाह किए अचानक से कुछ भी बोल या कर देना। वाइगोस्की की सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चे किसी काम को इस दायरा तक कर सकता है। ठीक है। जब हम बच्चे को MKO के माध्यम से टेम्परेरी हेल्प, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है। अब बच्चा का दायरा बढ़ जाता है। पहले बच्चा इतना कर पा रहा था, जब उसे टेम्परेरी हेल्प या स्कैफोल्डिंग मिला, अब बच्चा डायरेक्ट इतना कर पा रहा है। इसे ही ZPD कहते हैं। वह दायरा है जहां बच्चों का सहायता के द्वारा संभावित विकास किया जाता है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की's थ्योरी, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज स्टूडेंट हैज़ ऑलरेडी मास्टर्ड। छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुके हैं, गलत। कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, सही, यही तो मैंने बताया। एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है, गलत बात है। परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर, बिल्कुल गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2।
प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियां, खाली जगह, और सहज अनुमान को, खाली जगह, करना चाहिए, की अवहेलना करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 देखो, गलत बात है। अवहेलना करना चाहिए नहीं, अवहेलना नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रोत्साहित करना चाहिए, को बर्खास्त करना चाहिए, गलत, ये भी गलत है। पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ सही है। और पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रोत्साहित, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियां पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अभिकथन ए, गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थियों स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। सही बात है। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग टास्क फॉर ए स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है? क्या उदाहरण है भाई? पाठ्य पुस्तक और तथ्यात्मक जानकारी को याद करना, गलत। मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, गलत। अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, सही। परिभाषा को एक वर्ग में याद करना, नहीं। तो अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, ये सही हो जाएगा। प्रमाणिक शिक्षा हमेशा कक्षा के ज्ञान को वास्तविक दुनिया, दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़ने को संदर्भित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब